प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में शांति कायम करने के तमाम प्रयासों के बावजूद हिंसा का दौर रुक रुक कर अब भी जारी है। हालांकि पहले की अपेक्षा माहौल काफी सुधरा है। इसके अलावा मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं, तो त्रिपुरा में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है। वहीं असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। असम में अब मोटे पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो दूसरी ओर मेघालय में एक नवगठित उग्रवादी संगठन का भंडाफोड़ कर सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नागालैंड की बात करें तो वहां नागा मुद्दों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत से इस सप्ताह कई प्रमुख समाचार रहे। आइए सभी पर डालते हैं एक नज़र और सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में संघर्ष की ताज़ा घटना में शुक्रवार को उखरुल जिले के कुकी थुवाई गांव में भारी गोलीबारी के बाद 3 लोगों के क्षत विक्षत शव मिले। अधिकारियों ने बताया कि ताज़ा हिंसा लिटान पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में हुई, जहां सुबह सुबह गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आसपास के गांवों और जंगलों की गहन तलाशी ली और 24 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के 3 लोगों के शव पाए गए। अधिकारियों के मुताबिक तीनों शवों पर धारदार चाकू से हमले के निशान हैं तथा उनके हाथ पैर भी कटे हुए हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में पार्टी का 4 सदस्यीय शिष्टमंडल आज मणिपुर के दौरे पर पहुंचा। येचुरी के अलावा इस शिष्टमंडल में पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य जितेंद्र चौधरी, सुप्रकाश तालुकदार और देवलीना हेम्ब्रम शामिल हैं। शिष्टमंडल ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के अलावा चुड़ाचांदपुर, मोइरांग और इम्फाल में स्थित राहत शिविरों का भी दौरा किया। इसके अलावा सीबीआई ने मणिपुर हिंसा मामलों की जांच के लिए बुधवार को विभिन्न रैंक की 29 महिला अधिकारियों सहित 53 अधिकारियों को तैनात किया। अधिकारियों ने कहा कि 3 उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी राज्य में हिंसा के मामलों की जांच के लिए अपनी अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे, जिनमें महिला अधिकारी लवली कटियार और निर्मला देवी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संयुक्त निदेशक घनश्याम उपाध्याय को रिपोर्ट करेंगे, जो विभिन्न मामलों में जांच की निगरानी करेंगे। इसके अलावा जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में 2 दशक से अधिक समय के बाद इस सप्ताह बॉलीवुड सिनेमा की वापसी हुई। चुराचांदपुर में एक अस्थायी ओपन एयर थिएटर में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित एक हिंदी बॉलीवुड फिल्म दिखाई गई। रेंकई में विक्की कौशल के अभिनय वाली उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसका आयोजन आदिवासी संगठन हमार छात्र संघ ने सितंबर 2000 में रेवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट द्वारा हिंदी फिल्मों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने के लिए किया था। फिल्म दिखाने से पहले राजधानी शहर से 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओपन एयर थिएटर में राष्ट्रगान भी बजाया गया। हम आपको बता दें कि मणिपुर में आखिरी बार हिंदी फिल्म 1998 में कुछ कुछ होता है दिखाई गई थी। इसके अलावा मणिपुर में कई उग्रवादी संगठनों द्वारा सुबह से शाम तक आम बंद का आह्वान करने और पिछले 3 महीनों में जातीय हिंसा में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होने के चलते इस सप्ताह मंगलवार को राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह का उत्साह फीका रहा। बंद के चलते राज्य के ग्रामीण इलाकों में और राजधानी इम्फाल के बड़े हिस्सों में दुकानें व बाजार बंद रहे तथा सड़कें सुनसान रहीं। एक आधिकारिक आदेश के अनुपालन में पर्वतीय और घाटी के जिलों के सरकारी कर्मचारी ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए अपने अपने कार्यालय पहुंचे। कुछ लोगों ने केंद्र के हर घर तिरंगा अभियान में भी हिस्सा लिया और अपने आवास पर तिरंगा लगाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति लौट रही है। उन्होंने राज्य के लोगों से वहां की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए शांति की राह पर आगे बढ़ने का आग्रह किया। लाल किले की प्राचीर से 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर से नियमित रूप से शांति की खबरें आ रही हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार वहां की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि कुछ गलतफहमियों और निहित स्वार्थी लोगों के कार्यों तथा देश को अस्थिर करने के विदेशी षड्यंत्र के कारण राज्य में लोग मारे गए और संपत्तियों को नुकसान हुआ। एन बीरेन सिंह ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सभी से हिंसा रोकने और राज्य को तीव्र प्रगति की राह पर वापस लाने का प्रयास करने की अपील भी की। असम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बीएमआई परीक्षण शुरू कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह ने सबसे पहले खुद परीक्षण कराया। डीजीपी ने संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के निर्देश पर हमने असम पुलिस को अधिक स्वस्थ और फिट बनाने का संकल्प लिया है और इसकी शुरुआत बीएमआई परीक्षण से की गई है। डीजीपी 25 बीएमआई के साथ परीक्षण में सफल रहे। इसके अलावा
असम के परिसीमन पर निर्वाचन आयोग का अंतिम आदेश बुधवार से प्रभावी हो गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। हम आपको बता दें कि आयोग ने 11 अगस्त को राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें उनकी कुल संख्या में बिना किसी बदलाव के यह 126 और 14 रखी गई हैं। इसने 19 विधानसभा क्षेत्रों और एक संसदीय क्षेत्र के नाम को भी संशोधित किया था। असम में 19 विधानसभा और 2 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति, जबकि 1 लोकसभा क्षेत्र और 9 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा असम के कछार जिले में 12 साल के एक लड़के की हत्या मामले में मदरसे के एकमात्र शिक्षक और छात्रावास के वार्डन को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि छात्र की सिरकटी लाश मदरसे में मिली थी। उन्होंने बताया कि शव मिलने के बाद जिले के धोलाई इलाके में स्थित दारुस सलाम हफीजिया मदरसा के शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, पूरी रात पूछताछ करने के बाद हमने पाया कि घटना में शिक्षक की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए हमने उसे गिरफ्तार किया। बाद में छात्रावास के वार्डन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेघालय से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले से नवगठित उग्रवादी संगठन नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ नोगकिनडोंग यानी NLCN के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उप महानिरीक्षक DIG टेविस R मानाक ने कहा कि संगठन का पहला समूह हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए गुरुवार को नागालैंड रवाना होने वाला था। मेघालय पुलिस ने इससे एक दिन पहले भी 6 सदस्यों को गिरफ्तार करके उग्रवादी संगठन का भंडाफोड़ किया था। त्रिपुरा से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने धनपुर और बोक्सा नगर विधानसभा क्षेत्रों में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। एक निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार तफज्जल हुसैन ने बोक्सा नगर सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि बिंदु देवनाथ ने धनपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। अब तक दोनों विधानसभा सीट के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 उम्मीदवारों समेत कुल 4 उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। टिपरा मोथा और कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। नामांकन पत्रों की जांच 18 अगस्त को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। वोटों की गिनती 8 सितंबर को की जाएगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी, समाज कल्याण मंत्री टिंकू रॉय और हजारों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सोनामुरा में हुसैन के नामांकन पत्र जमा करने के अवसर पर एक विशाल रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक के इस्तीफा देने के बाद धनपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जबकि बोक्सा नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शमसुल हक का जुलाई में निधन हो गया था। इस कारण इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। मिजोरम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग का एक दल इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 29 अगस्त को मिजोरम की यात्रा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 20 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद है। नागालैंड से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि नगा राजनीतिक मुद्दे का त्वरित समाधान हमेशा उनकी सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए रियो ने कहा कि हम नगा राजनीतिक मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमेशा मेरी सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार इस मामले के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अरुणाचल प्रदेश से समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित प्रश्न पत्र लीक मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति PK डेका के नेतृत्व वाला आयोग अप्रैल 2014 से अगस्त 2022 तक जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनमें कथित प्रश्न पत्र लीक मामलों की जाँच करेगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पश्चिम सियांग जिले के 3 गांवों के निवासियों को भरोसा दिया है कि उनकी मांग के अनुरूप अगले साल मार्च तक हिजुम नदी पर पुल का निर्माण करा दिया जाएगा। सरकार ने यह भरोसा तीनों गांवों द्वारा 2024 के आम चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी के बाद दिया है। दरअसल रिमी मोको, पीडी रिमी और तोडी रिमी गांव के करीब 400 ग्रामीणों ने धमकी दी थी कि अगर सरकार नदी पर स्थायी पुल का निर्माण नहीं कराएगी तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।